नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा चुनाव से पहले ही यूपी का रिजल्ट आउट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे और आज मोदी फुल अटैक मोड में नजर आए। चुन चुनकर विरोधियों के हमलों का मोदी ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि एक एक हिसाब बराबर कर डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत का नया इतिहास लिखने की आज भविष्यवाणी की है। तो आज हम उनके इसी भविष्यवाणी की बात करेंगे कि 80 में 80 मुमकिन है क्या, कभी पहले हुआ है क्या और बीजेपी ऐसा कर सकती है क्या। और अब से महज 48 घंटे पहले डील डन करने वाले इंडिया अलायंस के भविष्य को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नील बटा सन्नाटा। कहा ये हर बार चुनाव में आते हैं, साथ हो जाते हैं, चुनाव में आता है इनको जीरो, नील बटा सन्नाटा, और उसके बाद एक दूसरे को गाली देकर अलग हो जाते हैं। ये बात ठीक भी है। मोदी आज काशी के अपने नौजवानों के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं, ये भी उन्होंने दिखाया। राहुल गांधी की ओर से काशी के नौजवानों को नशेड़ी कहे जाने पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी को कांग्रेस के शाही परिवार का युवराज कहा और कहा जो खुद होश में नहीं है वो ऐसी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री के आज के काशी दौरे ने चुनावी सरगर्मियां खूब बढ़ा दी हैं। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के पलटवार के बाद क्या राहुल गांधी को उनका ही बयान हिट विकेट कर देगा? क्या अखिलेश का एक बार फिर राहुल गांधी के साथ आना और ये जोड़ी बन जाना एक बार फिर नतीजा वही 0 और 0 ही आना है? क्या यूपी में 100% जीत का मोदी का फॉर्मूला इतना बेजोड़ है जो राहुल अखिलेश के साथ आने से भी फेल नहीं होगा? इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको आज प्रधानमंत्री मोदी की बात सुननी चाहिए। आज उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। बस राहुल गांधी में राहुल शब्द नहीं बोला होगा, लेकिन क्लियर कर दिया किसके लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। कांग्रेस, आपने देखा प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस पार्टी के शाही परिवार के युवराज यानी राहुल गांधी। क्या कहा था राहुल गांधी ने जिस पर प्रधानमंत्री आज इतना गुस्सा हुए? राहुल गांधी ने यूपी में घूम घूम के हर जगह जाकर के अपनी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कहा कि मैं काशी में बनारस में गया, मैंने देखा बनारस में बाजा बज रहा है रात को 12 बजे और नौजवान यूपी का भविष्य शराब पीकर मस्त है, नाच रहा है, नशे में डूबा हुआ है। इसी बात का हिसाब आज बराबर कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उन्होंने जिस लहजे में बात की कि कांग्रेस पार्टी के शाही परिवार के युवराज मेरी काशी के, मेरे बच्चों के लिए ऐसी बात कहेंगे, उनकी बात में आज काशी के नौजवानों के लिए अपनापन था। उनको बुरी लगी बात कि मेरी काशी के नौजवानों को राहुल गांधी नशेड़ी कह रहे हैं। और ये बात सही है, राहुल गांधी एक जगह नहीं हर जगह जाकर इसी किस्म की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने यह भी देखा होगा कि ये राम मंदिर को लेकर क्या क्या बोल रहे हैं। फिर राहुल गांधी के लिए कहा, देखिए राम मंदिर को लेकर क्या क्या कह रहे हैं। बाप जगह जगह राहुल गांधी जाते हैं तो कहते हैं तुम लोग बस जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करने में मस्त रहो, 24 घंटे जय श्री राम करते रहो। अरे वहां पर जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ वहां तुम तो थे नहीं, वहां कोई पिछड़ा तो था नहीं, दलित तो था नहीं,
बस तुमको जय श्री राम करने के लिए रखा हुआ है, तुम जय श्री राम करते रहो और उसमें पीछे से अडानी आकर के तुम्हारी जेब काट रहा है, अडानी की जेब में तुम्हारा पैसा जा रहा है, तुम बस फोन में मस्त रहो और जय श्री राम करते रहो। प्रधानमंत्री ने इस बात को उठा लिया और कहा कि आप देख रहे हैं राहुल गांधी क्या क्या कह रहे हैं राम मंदिर को लेकर। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको नई अयोध्या और नया काशी दोनों ही पसंद नहीं है, ये अयोध्या से और भगवान राम से नफरत करते हैं। अब यह बात कहने का मौका राहुल गांधी ने ही दिया है प्रधानमंत्री मोदी को। सुने। इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है, इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की बातें आपने सुनी और हम स्वागत करते हैं। आज कुरुक्षेत्र में हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। आज देखिए, आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं वाराणसी में, आज उन्हीं की चर्चा, उसी बात की चर्चा हो रही है सब जगह पर। हमने भी आज आपसे वक्त मांगा उसी पर बात करने के लिए। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं, आज काशी में उन्होंने काशी को लेकर जो कहा, उन्होंने राहुल गांधी की बात का आज जवाब दिया और कहा ये काशी के मेरे बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं, यूपी के मेरे बच्चों को नशे का आदी बता रहे हैं, जिनके अपने होश के ठिकाने नहीं हैं। और हमने ये भी तस्वीर देखी थी कि प्रधानमंत्री काशी में कल जब पहुंचे तो कई सारी परियोजनाओं में आज भी वो शामिल थे और 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात उन्होंने दी। अब काशी को लेकर प्रधानमंत्री का एक कनेक्ट है, राहुल गांधी जो कहना चाह रहे हैं आप समझ पाए क्या? देखिए, राहुल गांधी जी अपने आप में एक पहेली हैं। जो वो कहना चाहते हैं वो हमसे क्या, कोई कांग्रेस के नेता से भी आप पूछिए तो आप शायद आसानी से वो बता नहीं पाएगा वो क्या कहना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी के स्वयं से पूछ लीजिए, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली ये बोल चुके हैं कि ये राहुल गांधी जो दिख रहा है ना, वो राहुल गांधी है ही नहीं, वो तो कोई और है। कभी वो ये बोल चुके हैं कि गरीबी तो एक मानसिकता होती है, कभी वो कहते हैं कि ठंड तुम्हें इसलिए लग रही है क्योंकि तुम ठंड से डर रहे हो। तो मैं ये मानता हूं, फिर कभी वो कोविड को मोविड बोलने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये विषय अपने आप में भारत की राजनीति के आज के यक्ष प्रश्नों में से एक है कि राहुल गांधी कहते क्या हैं और उसका तात्पर्य क्या है। हम लोग बचपन में एक शेर सुना करते थे कि जिन लोगों की हैंडराइटिंग बड़ी अजीब होती है ना, कि उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो, तो कहा जाता था ऐसा ना लिख जो पढ़े खुदा, यानी या तो खुद ही आकर पढ़ो या फिर खुदा ही पढ़ पाए। तो मुझे लगता है कम से कम राहुल गांधी जी के वक्तव्यों पे वह उक्ति बिल्कुल सही लागू होती है, ऐसा ना बोल जो समझे खुदा, या तो आप खुद ही समझे या खुदा ही समझे। नहीं, फिर भी मतलब समझ में तो आए ना कि मतलब वो कहां ले जाना कहां चाह रहे हैं।
और ऐसा नहीं कि एक बार एक जगह बोला हो तो चलो भाई निकल गया हो मुंह से, या चलिए उस वक्त कह दिया, कुछ देखा होगा उसके ऊपर बोल दिया, वो ये बात जगह 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 जाकर रिपीट कर रहे हैं। तो मैं आज आपकी मौजूदगी में एक दो बयान उनके सुनाऊंगा, तो फिर बात करते हैं। एक बार जरा चलाइएगा पहले वाला स्टेटमेंट राहुल गांधी का। बात होती है 24 घंटा राम मंदिर की बात होती है। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? अब ये देखिए, पहले जरा ये नशे वाली बात ही कर लेते हैं। ये दरअसल शायद ये कहना चाह रहे हैं सुधांशु जी कि भाई यूपी के नौजवानों के पास ना पढ़ाई है, ना रोजगार है, ना व्यवसाय है, बस शराब पी रहे हैं, कोई भविष्य उनको दिखता नहीं है तो शराब पी रहे हैं बस। हो सकता है सौरभ जी उनके ऊपर उस नशे का खुमार चढ़ गया हो जिस पार्टी से अभी हाल ही में उन्होंने गठबंधन किया है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, जो एक बोतल के बदले में दूसरी बोतल फ्री देती है, एक पौवे के बदले में दूसरा पौवा फ्री देने वाली ये भारत की पहली सरकार थी जिसने दिल्ली को दारू के दरिया में डुबो दिया। मुझे लगता है उस दरिया की कुछ छींटें इनके ऊपर भी आ गई हैं। और इनकी बातें सुनकर मुझे क्या लगता है, जैसे किसी आदमी को जबरदस्ती किसी काम में भेज दिया जाए तो उससे वो काम होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी जी की स्थिति ये है, जो उनको फोर्सफुली राजनीति में भेजा गया और वो एक डिसइंचांटेड पर्सन है राजनीति में, तो नशे पे मुझे ये कहना है कि उनके ऊपर वो उक्ति लागू होती है कि मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। तो मैं राजनीति करना नहीं चाहता था, मुझसे कराई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाएं वही राह मुझको दिखाई गई है। अब मैं थोड़ी यथार्थपरक बात करना चाहता हूं। ये बताइए, उनको पूछ रहे हैं दलित पिछड़ा और वो नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी जी कान खोल के सुनिए, मोदी जी की सरकार आने के बाद पिछड़ों में और दलितों में जो ड्रॉप आउट रेट था, यानी स्कूल में एडमिशन में 45% की बढ़ोतरी हुई है। उच्च शिक्षा में आदिवासियों में 65% की बढ़ोतरी हुई है। आपको अपने जमाने में नहीं दिखता। और जिसके चेहरे पर नशा छाया हुआ हो सौरभ जी, वो कहते हैं कि उनको राम मंदिर में कोई दलित पिछड़ा नहीं दिखता। अरे राम मंदिर की पहली नींव किसने रखी थी? कामेश्वर चौपाल ने। वो अंदर थे, वो दलित नहीं दिखता। इनको वो नहीं दिखे। वो कहते हैं कि वहां पे कोई कामगार, कोई मजदूर नहीं दिखा। सौरभ जी, जिन मजदूरों ने श्री राम जन्मभूमि को बनाया था उनके ऊपर फूल फेंकते हुए प्रधानमंत्री दिखे, और जिनकी ये बात कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपति और फिल्म स्टार, वो फूल फेंक रहे थे और वो मजदूर उनके ऊपर फूल फेंके जा रहे थे, वो प्रधानमंत्री देखा। और ये मैं शर्म आती है मुझे कहने में, ये लोग उस ताजमहल को भारत का प्रतीक बन के बनाते रहे जिसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि जिन कामगारों ने उसे बनवाया था उनके हाथ काट दिए गए थे। मतलब हाथ काटने वाली इमारत को तो यूलाइज करते थे कौन? वामपंथी और कांग्रेसी। और जहां श्रमिकों को प्रधानमंत्री ने जिसके ऊपर फूल बरसाए, वो न दिखाई पड़ा न समझ में आया। उसका कारण यह है कि जिसके आंखों के ऊपर एक प्रकार की पट्टी चढ़ गई हो। एक संस्कृत का श्लोक है सौरभ जी, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अर्थात जिसकी स्वयं की बुद्धि ना हो, या जिसकी आंखें या तो बंद हो गई हो या हो ही नहीं, उसको कितना दर्पण दिखाइए उसे अपना चेहरा भी नहीं दिखता है। तो जिसकी स्वयं की ही प्रज्ञा सुप्त हो गई हो या हो नहीं, कितनी अच्छी अच्छी किताबें और शास्त्र पढ़ा दीजिए, उसे कुछ नहीं समझ में आता है। आज राहुल गांधी जी की स्थिति यही हो गई है। नहीं, लेकिन अब जो और जो कुछ वो बोल रहे हैं जी,
जिस प्रकार की भाषा जी जी, आप बोलें। जी, जो भाषा वो बोल रहे हैं वो बहुत साफ है। 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। बस समाज को किस ढंग से टुकड़े टुकड़े करने की बात, और किस उसके टुकड़े करके सत्ता का कोई एक टुकड़ा मेरे हाथ में आ जाए, बस उतना काफी है। कभी देश के 3 टुकड़े करके एक टुकड़े पे हुकूमत कर ली थी उस परिवार ने, धर्म के नाम पे। अब जात बिरादरी पे 2-4 टुकड़े करके एक टुकड़ा मिल जाए तो काम चलता रहेगा, समाज के एक टुकड़े से ही हमारी हुकूमत चलती रहेगी। ये उस मानसिकता के प्रतीक है। नहीं, अभी जो आपने 20% वाली बात कही, मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, क्योंकि अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों का समझौता हुआ, और जब तक इनकी बात नहीं बनी थी, और ये मैं बोल रहा हूं कि ये क्रेडिबल सोर्सेज से मैं बात कह रहा हूं, ये इसको आप यूं मत समझिएगा, यूं ही हम लोग बात ये कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों, इन दोनों का झगड़ा कह लीजिए या बात जो नहीं बन पा रही थी, खास तौर पर वो जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं या जहां पर मुस्लिम मतदाता एक फैक्टर है, 30% भी है, 20% भी है, कहीं कहीं 40% भी है, संभल जैसी जगह पर 50% भी है। तो यह था कि भाई ये सीट हमारे पास आनी चाहिए, विनेबिलिटी वहां पर ज्यादा दिखाई दे रही थी। तो आप क्या उस ओर इशारा कर रहे हैं? अच्छा, लेकिन यह भी सही है कि भाई केवल उस वोट से तो इनकी सीट निकलेगी नहीं। मैं और भी स्पष्ट इशारा कर रहा हूं। नहीं, इनको और भी तो वोट चाहिए ना, लेकिन इनको सीट मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने अपनी जो ये मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी जी ने अपनी तथाकथित न्याय यात्रा शुरू की थी। मैं दर्शकों से कहता हूं, जरा आसाम में उसका रूट देख लीजिए, और कांग्रेस वालों ने जो ट्वीट किया है और जो पत्रकारों ने फोटो दी है वो सारी देख लीजिए। सबसे ज्यादा भीड़ कहां पे थी? आसाम के धुबरी, बरपेटा, करीमगंज। बंगाल में कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया ने एक बड़ा बढ़िया ट्वीट किया था कि देखिए क्या जन सैलाब उमड़ा है राहुल गांधी के साथ। बंगाल का मालदा, फिर मैं कह रहा हूं धुबरी, बरपेटा असम का, और बंगाल का मालदा, जहां सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज आया, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स है, वहीं सबसे प्रचंड सैलाब नजर आ रहा है। इसलिए यहां विषय सिर्फ मुस्लिम नहीं है सौरभ जी, मुस्लिमों में जो कट्टरपंथी तंजीम है उसको कैसे अपने साथ लेना है, और उसके ऊपर, क्योंकि वो सत्ता का शॉर्टकट दिखता है, वो सत्ता के जिसे कहते हैं ना कि वो होलसेल डीलर है, थोक विक्रेता है, तो उनको थोक विक्रेताओं को अपने हाथ में लेने के लिए इनमें संघर्ष है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये पार्टियां एक ही मर्ज की मरीज भी हैं। इन्हें गीता का ज्ञान समझना चाहिए, जो कहता है ना, कल जो आज तेरा है कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये जो मुस्लिम वोट है कभी कांग्रेस का था, फिर उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह के साथ चला गया, अब समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। अब इन्हें सिर्फ इस बात का डर है दोनों पार्टियों को कि कहीं ये हमसे छिटक कर दूसरी तरफ न चला जाए। दुख की बात यह है कि ये मुसलमानों को सकारात्मक मुद्दे के ऊपर साथ में लेने का प्रयास नहीं करते हैं। ये मुसलमानों को के अपराधी और आतंकवादी तत्वों के द्वारा, और उन्हीं को मुस्लिमों का प्रतीक बनाकर मुसलमानों का वोट लेने का प्रयास करते हैं। ये करके देश की सौहार्द और सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और मुस्लिम समाज की प्रतिष्ठा के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। ठीक। अच्छा, राहुल गांधी ही जो हैं वो राम मंदिर पर जब बात करते हैं तो वो भाई आपने थोड़ा सा भी सुना, मैं आपको दूसरा उनका और बयान सुना दूंगा अभी थोड़ी देर में, जिसमें वो कहते हैं कि तुम बस जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करने के लिए हो, नारा लगाते रहो बस तुम। अब इसमें दो बातें हैं, क्या राहुल गांधी ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद और राम मंदिर बन जाने के बाद अब देश के अंदर एक माहौल है और एक राम की लहर है, भगवान राम की लहर है, और जाहिर है कि चुनाव में उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। आपको इस कहे कि भाई ये ऐसा नहीं है तो वो बात तो गलत है, फायदा तो मिलेगा। तो राहुल गांधी क्या उससे आगाह भी कर रहे हैं? पहले तो मान रहे हैं कि लहर, और फिर ये कह रहे हैं कि तुम इससे मत फंसो, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई इससे तुमको कुछ मिलने जा रहा नहीं है। तो इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। और सुरांशु जी, बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है कि भगवान वो जो राम मंदिर की जो लहर का पीक था वो पीक अब निकल गया, उसका जो डिविडेंड आपको मिलना था वो शायद आप लोगों ने जल्दी कर दी प्राण प्रतिष्ठा के दिन। देखिए, राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं या जो लोग उनको बुलवाते हैं, जो आजकल उनके सलाहकार हो गए हैं, और जो कुछ कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, वो अकेले राम मंदिर का विरोध तो नहीं है। वो इनके कभी स्वामी प्रसाद मौर्य वो बोलते थे, तो इनके याद करिए बिहार में चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री क्या अनाप शनाप बोले, फतेह बहादुर सिंह क्या क्या वो इनके विधायक बिहार के क्या क्या बोले, तेजस्वी यादव क्या बोले, इनका कर्नाटक का
पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जो वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है सतीश जारकीहोली, उसने कहा हिंदू शब्द गंदा है। खड़गे जी के बेटे क्या बोले, इनके सबसे बड़े गठबंधन सहयोगी ने कॉन्फ्रेंस की इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, डेंगू, मलेरिया, HIV वायरस सब कुछ कहा। तो मैं सिर्फ दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी जिन शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं, शायद उन्हें खुद भी नहीं पता होगा, उनके लिए इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म या हिंदू धर्म का समूल नाश एक बयान नहीं है, एक व्यवस्थित अभियान है। यानी यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, यह पूरा का पूरा एक एग्रीमेंट है। और इसलिए दक्षिण से उत्तर तक जो बयान दिए जा रहे हैं, यह सब उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। और श्री राम जन्मभूमि के बारे में जो बोला गया वो भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। और इसीलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं, इकलौता ही धर्माचार्य तो हिंदू धर्माचार्य था ना कांग्रेस में, प्रमोद कृष्णम, वो भी छोड़ के चले गए ना, वो भी आपने ले लिया। और वो अंदर रह के बोल के गए कि वाकई कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हैं जो हिंदू धर्म से घृणा करते हैं। उन्होंने यह तक बोला है कि ये लोग बेताल की तरह हैं जो कांग्रेस के ऊपर चढ़ गए हैं। तो अब सोच लीजिए, मैं तो अपनी कहानी नहीं कह रहा हूं, उनके लोगों की जुबानी जो बात आई है वो मैं कह रहा हूं। इसलिए राहुल गांधी को शायद पता भी नहीं है कि वो किन शक्तियों के हाथ के टूल बने हुए हैं। और श्री राम जन्मभूमि जैसा विराट और महान विचार। और देखिए एक बात मैं और कहना चाहूंगा सौरभ जी, ये जो पीक हो गया, पहले कर लिया, ये सारी बातें जो मैं कहना चाहता हूं, महोदय, श्री राम जन्मभूमि का विषय हमारे लिए कोई चुनाव का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है, यह देश की अस्मिता का विषय है। जब हम 2 सीटों वाली पार्टी थे सौरभ जी, हम लोग बच्चे थे, अरे जिंदगी में नहीं कभी सोचा था कि केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार आएगी, तब भी कहते थे लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज 303 सीटों वाली पार्टी हुए हैं, तो वो संकल्प को पूरा करके दिखाया है। यह है हमारा कमिटमेंट। मगर एक बात और मैं दर्शकों के संज्ञान के लिए कह दूं, श्री राम जन्मभूमि में 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए, तो सबसे पहले वो रोशनी किसको दिखी थी? यूपी पुलिस का एक कांस्टेबल था जिसका नाम था अब्दुल बरकत। उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि 22-23 दिसंबर की रात को उसे एक बड़ी दिव्य रोशनी ऐसी दिखाई पड़ी जिसे देखकर वो पूरी तरीके से अभिभूत या अचेत हो गया। और जब वो रोशनी हटी तो वहां पर श्री रामलला विराजमान थे। यह अब्दुल बरकत का बयान है। अब्दुल बरकत को रोशनी 1949 में दिख गई थी, पर यह उस रोशनी से 2024 तक महरूम है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आपके नेता जो वकील का चोला ओढ़कर जिसके पक्ष में खड़े होते थे, वो बाबरी मस्जिद के पक्ष का पैरोकार इकबाल अंसारी, उदारता देखिए, ट्रस्टी को उसने सबको बुलाया, विरोध करने वालों को बुलाया, गोली चलाने वालों को बुलाया, बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी को बुलाया और इकबाल अंसारी आ भी गए। जी ठीक ठीक, राहुल गांधी नहीं गए। ठीक, आप सोचिए। सुधांशु जी, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं लेना तो नहीं चाह रहा हूं, आपकी बात रोकना नहीं चाह रहा हूं, और लेकिन कितना फसाना है, कौन राजनीति कर रहा है? ठीक, अब्दुल बरकत से लेकर इकबाल अंसारी तक वो लोग राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं या वो कर रहे हैं? चलें एक ब्रेक ले लेते हैं हम, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद यहीं से हम लोग बात शुरू करेंगे। अब राम मंदिर पर जो राहुल गांधी ने कहा, उस पर आपने सुधांशु त्रिवेदी का जवाब सुन लिया, आपने नौजवानों को नशेड़ी कहने पर जो उनका जवाब सुन लिया। आज प्रधानमंत्री ने जो दावा किया कि यूपी में इस बार 80 में 80 आएगा, जो पहले कभी नहीं हुआ वो इस बार होगा कैसे, हम जानेंगे सुधांशु त्रिवेदी से। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए आप कुरुक्षेत्र। व्यूअर्स, एक बार फिर आप सबका बहुत स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद। और सुधांशु जी को तो यूं भी किसी भी विषय पर सुनना जो है अपने आप में आनंद की बात होती है। आज तो हम लोग राहुल गांधी से लेकर के सब बातें कर रहे हैं, बहुत जवाब आपने सुने उनके। अब मैं प्रधानमंत्री का आपको आज का एक और बयान दिखाता हूं, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इस बार यूपी की जनता ने 80 में से 80 देने का मन बना लिया। यूपी की 80 में से 80 सीटें देने का मन यूपी की जनता ने बना लिया। मेरे ख्याल में तो ऐसा चुनाव के इतिहास में भारत में तो हुआ नहीं। तो प्रधानमंत्री ने दावा किया, सोच के किया होगा, जैसे उन्होंने बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार का दावा किया है। सुनिए जरा। पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार मोदी की गारंटी है, हर लाभार्थी को 100% लाभ। मोदी लाभार्थियों के सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है। तो यूपी ने भी सारी सीटें
मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। सुधांशु जी, वैसे आपको वो 370 और 400 वाला टारगेट अगर पूरा करना है तो यूपी में 80 में 80 चाहिए भी आपको, लेकिन सवाल यह है कि होगा कैसे? देखिए, जनता का समर्थन पाने के लिए 3-4 चीजों की जरूरत होती है। एक, आपका नेतृत्व विश्वसनीय, प्रामाणिक और बेदाग होना चाहिए, जो श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारा है। दूसरा, आपकी सरकार इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी प्रभावी और पारदर्शी होनी चाहिए, वो हमने करके दिखाया। तीसरा, विकास के कार्य एंड माइल डिलीवरी तक, यानी समाज के अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए। अंत्योदय वो करके दिखाया है। मतलब वो फिर मैं दोबारा नहीं गिनाना चाहता कि 4 करोड़ गरीबों को घर से लेके 11 करोड़ लोगों को शौचालय से लेके 14 करोड़ लोगों को नल से लेके हर गांव में बिजली, पानी, सड़क, हर राज्य को एयरपोर्ट इत्यादि जो चीजें प्राप्त हुई हैं। चौथा क्या होना चाहिए? संगठन होना चाहिए जो कि धरातल पर उतरकर बूथ के स्तर तक काम कर सके। और पांचवा होना चाहिए, विचारधारा और सिद्धांतों को लेकर अडिगता होनी चाहिए, दाएं बाएं कहीं नहीं होना चाहिए। इन सारे मुद्दों के आधार पर ही तो हमने काम किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि भाजपा का मत प्रतिशत क्या था? लगभग 49.98% वोट मिले थे जब ये सपा बसपा सब एक हो गए थे। बसपा को मिला था 19 कुछ प्रतिशत, सपा को मिला था 18 कुछ प्रतिशत और कांग्रेस को मिला था 6 कुछ प्रतिशत। आज अगर आप उन सब का जोड़ दे तो 40 है। और हम वो हैं, 2014 में हमने 42% वोट पाया था। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अमित शाह जी ने भी यह बात कही है कि 50% का टारगेट है। अब पूरे भारत में हमारा टारगेट 50% है। यूपी में हम ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं। अभी हमने जो गुजरात जीता तो 50% से अधिक वोट पाए ना, 56% वोट। और वो कैसे होता, मैं ये भी बताना चाहता हूं। ये मैं कोई हवा में बात, रिटोरिक नहीं कर रहा हूं। अभी हमने हाल ही में मध्य प्रदेश का चुनाव जीता और शानदार तरीके से जीता। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां कांटे का मुकाबला था, कांग्रेस जीतने की बात मानी, अचानक भाजपा को इतनी सीटें कैसे मिल गई। मैं बताना चाहता हूं, हम लंबे समय से काम कर रहे थे, सिर्फ सीटों के लेवल पे नहीं, बूथ के स्तर तक। हमने वो बूथ आइडेंटिफाई किया जो पिछले 4 चुनावों से हम लगातार हारे हैं, यानी लोकसभा विधानसभा सब हारे हैं। ऐसे 18,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए और फिर उस पे कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पे जाके विश्लेषण किया, क्यों हारे हैं, लोगों से जनसंपर्क किया, योजनाओं को अगर वहां पे नहीं पहुंची किसी कारणवश किसी व्यक्ति को भी तो सब पहुंचाया। उस 18,000 में 6,000 बूथ हम जीते। ये होता है काम जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। इसके आधार पर हम कह रहे हैं, योगी जी के रूप में जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, अब आप ये बताइए उस ढंग का कोई मुख्यमंत्री इससे पूर्व में कभी इन पार्टियों में हुआ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम जो बात कर रहे हैं वो यथार्थ पे कर रहे हैं, ठोस यथार्थ पे, काम से लेके, मतलब सरकार के काम से लेके, संगठन के काम से लेके, सिद्धांत की बात से लेके और राम के नाम से लेके हमेशा हमने अपना स्टैंड एक ही रखा है। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हमें पिछली बार से अधिक सीटें देगी और ये सपा बसपा कांग्रेस आई सारे मौसेरे भाई मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अमेठी है। चलिए, अमेठी में स्मृति जी ने राहुल गांधी जी को हरा दिया था। इस बार सुन रहे हैं कि शायद प्रियंका गांधी अमेठी। अरे आपने बड़ी अच्छी बात कही, अमेठी। हाँ जी, एक बात याद आ गई, ये अमेठी में जो चुनाव हुआ था पिछली बार, सपा बसपा ने राहुल गांधी का समर्थन किया था। कैंडिडेट नहीं उतारा था बल्कि समर्थन किया था कांग्रेस को। इसके बावजूद कांग्रेस अमेठी हार गई। आप सोचिए, सोनिया गांधी जी रायबरेली 1 लाख कुछ हजार वोटों से जीती, जो उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर में रायबरेली में उनकी सबसे कम अंतर से हुई जीत है। ये वो सोनिया जी हैं जो 2009 में 5 लाख से अधिक वोटों से जीती थी, लगभग 5 लाख के आसपास वोटों से जीती थी। 1 लाख कुछ हजार पे रह गई। और आप इससे ज्यादा और क्या समझ लीजिएगा सौरभ जी, कि वो कांग्रेस पार्टी जिसके युवराज ने 2019 लोकसभा चुनाव में हारने के बाद यूपी छोड़ा था, अब आदरणीय सोनिया जी अर्थात युवराज की राजमाता ने चुनाव का बिगुल बजने से पहले उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है। जब अमेठी और रायबरेली पर उनके शीर्ष नेतृत्व को विश्वास नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को ये बातें सुनाना, इतनी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत जागरूक जनता इतनी भोली नहीं है
कि अमेठी और रायबरेली छोड़े हुए लोगों के पास इतनी ताकत होगी वो पूरा उत्तर प्रदेश जीत लेंगे। अब तो प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही है ना, सुन रहे हैं, वो शायद अमेठी लड़े। बड़ी अच्छी बात कही है सौरभ जी। हम लोग बहुत बच्चे हुआ करते थे, होश संभालने के आसपास की बात है। हमारे लोग, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि 1980 में जब इंदिरा जी को वापस आना था सत्ता में और जनता पार्टी से कांग्रेस सत्ता पाना चाहती थी, तो कांग्रेस ने एक नारा दिया था, इंदिरा लाओ देश बचाओ। यानी तब कांग्रेस की सोच यह थी कि देश हम बचा सकते हैं। तकरीबन 20 साल के बाद 1998 में जब कांग्रेस खंड खंड हो रही थी और सोनिया जी ने को आकर अध्यक्ष का पद संभालना था, तब आपको याद हो कांग्रेस का नारा था, सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ। यानी अब देश गया, कांग्रेस बचा लो। अब अगर प्रियंका जी आ रही हैं अमेठी हारने के बाद, तो यानी अब कांग्रेस संकुचित होते हुए कहां तक पहुंची, प्रियंका लाओ अमेठी बचाओ। मतलब इंदिरा लाओ देश बचाओ, सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ, प्रियंका लाओ अमेठी बचाओ। तो कहां से कहां पहुंच गए हैं और इनसे कहां की उम्मीद लगाए बैठने की बात लोग कर रहे हैं। चलिए, आपने गांधी परिवार के किले ढा दिए, ये बात तो सही है, इसमें कोई शक नहीं। अमेठी भी और रायबरेली भी आपने जैसा बताया कि मार्जिन इतना कम कर दिया था, लेकिन मैनपुरी है, अखिलेश यादव आजमगढ़ लड़ेंगे तो आजमगढ़ है। वैसे बाई इलेक्शन में आजमगढ़ भी हारा था समाजवादी पार्टी ने, और आजम खां के गढ़ रामपुर की सीट भी हार गई थी। और पिछली बार आपको याद हो डिंपल जी चुनाव हार गई थी। तो डिंपल जी और राहुल गांधी जी का चुनाव हारने का, देखिए मैं एक और बात मैं कहना चाहता हूं, मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं। देखिए 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहा है, तो जो 18 साल पूरी की हुई जनता है, एकदम यंग वोटर, जिसने 21वीं सदी में ही होश संभाला है, अब वो इंटाइटलमेंट के आधार पर किसी का नेतृत्व मानने को तैयार नहीं है। 2019 में पहला चुनाव था, जो मिलेनियम जनरेशन जिसको हम कहते हैं, उसने वोट दिया था, तो उत्तर से दक्षिण तक देख लीजिए, परिवारवाद के सारे किले ढह गए थे। महबूबा मुफ्ती चुनाव हार गई थी, पंजाब में बादल के परिवार के लोग चुनाव हार गए थे, हरियाणा में दोनों हुड्डा चुनाव हार गए थे, राजस्थान में अशोक गहलोत जी का बेटा हार गया था, यहां डिंपल जी चुनाव हार गई थी, बिहार में लालू यादव जी की बेटी मीसा चुनाव हार गई थी, तो केसीआर की बेटी कविता तेलंगाना में, तो चंद्रबाबू नायडू जी के बेटे आंध्र प्रदेश में, तो और उन सबसे बढ़कर परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक राहुल गांधी जी चुनाव हार गए थे। क्या ये सोचने पे बाध्य नहीं करता है कि अब वो जमाने चले गए जब केवल आप इस आधार पे जनता का समर्थन देने का प्रयास करते थे कि इंटाइटलमेंट हमें फला परिवार का हो। और ये तो मैंने गंभीर बात कही, सोचिए, और जो आने वाली नई पीढ़ी है वो तो कतई इस आधार पे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और मैं लाइटर नोट पे बात कहूं, देखिए सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, राहुल जी और अखिलेश जी दोनों ने कितने अपने पार्टी और परिवार के गौरव को कितना आगे बढ़ाया है। राहुल जी के पिताजी राजीव गांधी जी के जमाने में 400 सीटें आई थी, राहुल जी 44 पे ले आए। मुलायम सिंह जी 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे भाजपा के सपोर्ट में, फिर भाजपा को के साथ छल किया, उसके बाद वो वीपी सिंह के साथ गए, अजीत सिंह को झटका दिया, चंद्रशेखर जी को झटका दिया, फिर काशीराम जी को लिया, उनको झटका दिया, और कुछ भी करते कराते 2012 में अपने दम पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बना ली। ये मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी को दिया, वो 2017 में 57 पे ले आए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कांग्रेस कुलांगार राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के मुलायम जी के कुल गौरव अखिलेश जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है अभी तक का, तो जिसके आधार के ऊपर ये दावे कर रहे हैं। तो इसे मैं ऑन द लाइटर नोट कहूंगा सौरभ जी, हमारे लखनऊ में एक कहावत होती थी, वो ऐसा था ना, जब नवाबों का जमाना था, तो हम लोगों ने भी बचपन में हल्का सा देखा है, तो बहुत से लोग जिनकी वो अभी वो नवाबी वाले दौर में ही चल रहे थे, उन्हें लगता था कि नहीं हमारी वही जलवा है, हमारा वही वो है, तो उनके लिए कहा जाता था कि अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। तो मुझे लगता है कि इन पार्टियों को भी वो पुराने जमाने के राजनीतिक समीकरण की मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इन पर भी वह उक्ति लागू होती है कि अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। यूपी की जनता ने क्या वाकई में 80 की 80 का मन बना रखा है? राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें समझा के परेशान हो गया हूं, तुम लोग समझने को तैयार नहीं हो। ये भी कहते हैं भूखे मरोगे, सबका नंबर आएगा, सब भूखे मरोगे अगर यही चलता रहा तो।
महोदय, कांग्रेस के रिजीम में हम गेहूं और चावल भी बाहर से मंगवाते थे। भूखे मरने की जो बात कहते हैं, उस दौर में देश ने भूखमरी का वो दौर देखे हैं, बेरोजगारी के वो दौर देखे हैं जिनके जमाने में सोना गिरवी रखना पड़ा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया था 1991 की बात। आज की पीढ़ी को याद नहीं होगा। एक साल में 2 बार रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी करना पड़ा था। प्रचंड और भयंकर बेरोजगारी और महंगाई होती थी। पता है महंगाई की दर 17% 18% थी 1991 में। विकास दर निगेटिव। साहब वहां से यहां तक मोदी जी निकाल के लाए। जमीन आसमान का अंतर है जो हमने करके दिखाया और जो आपने करके भुगताया था देश को। इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले में मैं अंत में एक बात कह दूं, देश की जनता के सामने 2 विकल्प हैं। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में जांचा परखा खरा और तपा तपाया आजमाया हुआ नेतृत्व, और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का भरोसे का गठबंधन जिसने जो कहा सो किया। दूसरी तरफ अज्ञात नेतृत्व में अंतर्विरोधों से भरा हुआ एक गठबंधन जिसमें केवल चंद परिवारों के झंडा बरदार लोकतंत्र, जिन्होंने राजतंत्र को लोकतंत्र के चादर में उड़ा रखा था, वो आकर मोदी जी को के प्रति ईर्ष्या और द्वेष के कारण एक होना चाहते। तो एक तरफ है भरोसा, एक तरफ है भ्रम। बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी आपका आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। और आपने जैसे कहा ये 2 विकल्प है और जनता 2 बार तो बता ही चुकी है कि उसे कौन सा विकल्प पसंद है। बहुत धन्यवाद आपका।